में क्या स्टार्ट किया था? रेशियो। रेशियो स्टार्ट किया था। और रेशियोज का मतलब क्या रहता था? रेशियोज मतलब होता था कि हमें कभी भी कोई दो टर्म्स को आपस में जो है रिलेट कर कर उसको शो करना है, दैट इज रेशियोज। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियोज में हम वो जो दो टर्म्स होती थी वो अकाउंट्स रिलेटेड लेते थे, तो वो बन जाती थी अकाउंटिंग रेशियोज। अब हम रेशियोज में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि हमें 4 तरह की रेशियोज निकालनी है। लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियो, आपकी एक्टिविटी रेशियोज और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सब रेशियोज का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता था और उसके अंदर हम फर्दर रेशियोज कैलकुलेट करते थे। अभी सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था लिक्विडिटी रेशियोज का टॉपिक। लिक्विडिटी रेशियोज हम लोग क्यों कैलकुलेट करते थे? क्योंकि हमें ये जानना होता था कि हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, क्या हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने में कैपेबल हैं या नहीं है। इसके अंदर हम दो रेशियोज कंप्यूट करते हैं यानी कैलकुलेट करते हैं। पहली होती है करंट रेशियो और दूसरी होती है हमारी लिक्विड रेशियो। तो इन दो रेशियोज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं अंडर दी लिक्विडिटी रेशियोज। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता था, ये रेशियो हमें ये बताती थी कि क्या आपके करंट एसेट्स सफिशिएंट है टू मीट और टू पे योर करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे सीधा सा रिलेशन जो है हम दो चीजों का करते हैं, वन इज योर करंट एसेट एंड अदर इज योर करंट लाइबिलिटी। तो करंट रेशियो अगर आपको निकालनी है तो आपको दो चीजें चाहिए, पहली आपको चाहिए करंट एसेट्स और दूसरी आपको चाहिए करंट लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? करंट एसेट्स में क्या क्या आता था बता सकते हैं एक बार? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एनीबडी इन द क्लास? Current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, other current assets. ओके, इन्वेंट्रीज में क्या सब कुछ लेते थे हम लोग? नो मैम, मैम इसमें से हम लूज टूल्स और क्या कहते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेते थे। तो आपको लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है इन्वेंट्रीज में। ओके, और करंट लाइबिलिटीज में निहारिका बताएगी क्या क्या आता था? Short-term borrowings, trade payables, other current liabilities, short-term provisions. तो ये हमारा था करंट रेशियो, जिसके लिए हमें चाहिए दो चीजें, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे? इन सब चीजों को सम अप करके तुम्हारे करंट एसेट्स आ जाएंगे और इन सब चीजों को सम अप करके तुम्हारी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। ये दोनों चीजें सम अप करने के बाद जो भी तुम्हारी वैल्यूज आएंगी उनकी हेल्प से यू विल फाइंड आउट योर करंट रेशियो। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे करंट एसेट्स इज योर, मान लो 2 लाख है, फॉर एग्जाम्पल करंट लाइबिलिटीज 1 लाख है, तो तुम्हारी करंट रेशियो 2 लाख अपॉन 1 लाख है। तो अब इसको 2/1 लिखा जाएगा या 2:1 लिखा जाएगा? विच इज द राइट वे टू राइट? 2:1। 2:1। हम फ्रैक्शंस में नहीं एक्सप्रेस करने वाले हैं। रेशियोज वैसे फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस होती हैं, पर हम यहाँ पर कैसे एक्सप्रेस करने वाले? प्योर रेशियो में। तो ये 2:1, 3:1 इज द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो। इज इट क्लियर एवरीबडी इन द क्लास? ठीक है बच्चों, अब आगे सुनो। अब एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करते हैं। आपको पता है आइडियल का क्या मतलब होता है? उसके जैसा होना, है ना? तो हर एक चीज का आइडियल होता है। जैसे सपोज अगर कोई बच्चा 97 मार्क्स लेकर आए अकाउंट्स में, तो मैं सारे बच्चों को बोलूंगी बच्चों ये देखो ये आइडियल मार्क्स है, आप सबको भी इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आप 97 नंबर लेकर आ पाए। बात समझ में आई आप लोगों के? आइडियल मतलब कि जिसको इट इज अ स्टैंडर्ड जो हर कोई ट्राई करता है उसको ऑप्ट करने में। ठीक है, तो ऐसे ही अब करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए, एक कंपनी की करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास है एक आइडियल करंट रेशियो। हर कंपनी चाहती है कि उसकी कंपनी की करंट रेशियो रहे 2:1। कितनी रहे?
2:1 रहे, पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी की करंट रेशियो 2:1 नहीं होती। हर बच्चे के नंबर 97 नहीं आते। कई बच्चे 99 भी ले आते हैं, तो कई बच्चे 90 भी ले आते हैं। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हम हमेशा एक अच्छी आइडियल रेशियो 2:1 ही मानेंगे। बात समझ में आई? एक आइडियल करंट रेशियो क्या है? 2:1। अब अगर किसी कंपनी की करंट रेशियो 2:1 है तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया रेशियो है। क्यों? 2:1 रेशियो का मतलब क्या है कि तुम्हारे करंट एसेट्स जो है तुम्हारी करंट लाइबिलिटी से डबल है। यही मतलब हुआ ना इसका। 2/1, 2:1 रेशियो का क्या मतलब है कि जो तुम्हारे करंट एसेट्स है वो तुम्हारी लाइबिलिटी से डबल है। इसका मतलब अगर तुम्हारी लाइबिलिटीज 1 लाख है तो तुम्हारे एसेट्स 2 लाख है, तो तुम बहुत आसानी से अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो या नहीं कर सकते? 2 लाख के तुम्हारे पास करंट एसेट्स है इसमें, और तुम्हारे पास लाइबिलिटीज 1 लाख है, तो तुम आराम से इन करंट एसेट में से 1 लाख की लाइबिलिटीज पे कर सकते हो। तो दिस इज अ आइडियल रेशियो। बात समझ में आई? यही तो हम जानना चाहते थे इस रेशियो की मदद से कि क्या आपके पास सफिशिएंट एसेट्स है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। तो हमने कहा कि भैया आइडियल करंट रेशियो 2:1 है। जिस भी कंपनी की रेशियो 2:1 होगी करंट, इसका मतलब ये है कि उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन मैम अगर किसी कंपनी की बाय चांस 1:1 हो जाए, 0.5:1 हो जाए, तो उससे क्या मतलब समझ आता है? उससे ये समझ आता है, जैसे 1:1 से ये समझ आता है कि जितने तुम्हारे एसेट्स हैं उतनी तुम्हारी लाइबिलिटीज है। मतलब अगर तुम्हारे करंट एसेट्स 1 लाख है तो तुम्हारी करंट लाइबिलिटीज भी 1 लाख ही है। तो इनको जो 1 लाख के एसेट्स है उनकी मदद से तुम अपनी लाइबिलिटीज को पे कर तो दोगे, लेकिन दिस इज ऑन अ वेरी मतलब एक बहुत बॉर्डर लाइन है। और ऐसा तो है नहीं कि एसेट्स जो होते हैं करंट एसेट्स उनसे हमें सिर्फ अपनी लाइबिलिटीज को पे करना होता है। करंट एसेट्स का इस्तेमाल अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के अलावा आपके डे टू डे बिजनेस में भी होता है। देखो, आपको डे टू डे अपने बिजनेस में कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स आपके करंट एसेट्स की मदद से ही तो यूटिलाइज होती है। तो अगर आपके पास जितने एसेट्स हैं उतनी लाइबिलिटीज है, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड पोजिशन। वाई? बिकॉज यू आर जस्ट ऑन द बॉर्डर। कल को कभी लाइबिलिटीज थोड़ी सी भी बढ़ गई तो कैसे पे करोगे? बात समझ में आ रही है? और अगर तुम्हारी रेशियो 0.5:1 हो गई, मतलब तुम्हारे एसेट्स 50,000 के हैं और तुम्हारी लाइबिलिटीज 1 लाख की हैं, तो भाई तुम पहले ही डूबे हुए हो। तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं है, डे टू डे तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं रहता जो तुम अपनी डे टू डे लाइबिलिटीज को पे कर पाओ। So this is not a good ratio। तो इस रेशियो से मुझे समझ आ जाएगा किसी भी कंपनी की कि इनकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है और मैं उनको किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं दूंगी। बात समझ में आई? अच्छा मैम, ये तो ठीक है कि रेशियो 2:1 से कम क्यों नहीं होनी चाहिए। हाँ मैम, अगर 1.5:1 हो तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, फाइन, इट्स फाइन। 1.5:1 कि हाँ ठीक है, करंट एसेट थोड़े लाइबिलिटी से ज्यादा है, इट्स ओके, बट आइडियल 2:1 ही रहेगी। अच्छा मैम, अगर रेशियो 2.5:1 हो जाए तो अच्छी बात है, थोड़े से एसेट्स मतलब इसका मतलब ये कि कंपनी के पास काफी सारे करंट एसेट्स है अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। लेकिन मैम अगर रेशियो 5:1 हो जाती है, मतलब आपके करंट एसेट्स 5 लाख और आपकी लाइबिलिटीज 1 लाख, तो ये अच्छी क्यों नहीं है? इसमें तो और ज्यादा सेफ्टी हो गई कि आपके एसेट्स तो बहुत सारे हैं और लाइबिलिटीज 1 लाख ही है, तो आप तो बहुत आसानी से पेमेंट कर दोगे। तो ये तो बहुत अच्छी रेशियो होनी चाहिए। लेकिन ये अच्छी रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपने अननेसेसरी अपने जो फंड्स हैं वो ब्लॉक कर रखे हैं, यूज ही नहीं है। मैम ये कौन सी रेशियो बता रहे हो आप? मैं ये सब करंट रेशियो के रिगार्डिंग ही बता रही हूँ प्रथम, सब। नहीं मैम ये जो आपने फंड्स ब्लॉक कर रहे हैं मैम, ये एग्जांपल दे रहे हो, ये पूछ रहा हूँ। ये मैं 5:1 के लिए बता रही हूँ कि अगर किसी कंपनी की रेशियो 5:1 होती है, यानी ये कंपनी की रेशियो बहुत ज्यादा होती है करंट रेशियो, तो उससे हमें ये कहीं ना कहीं समझ आता है कि वो अपने फंड्स को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, क्योंकि अननेसेसरी उसने बहुत सारे करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शायद उनकी जरूरत भी नहीं है। गॉट इट? तो हायर रेशियो भी अच्छी नहीं होती, कम रेशियो भी अच्छी नहीं होती, तो अच्छी क्या होती है? अच्छी होती है आइडियल रेशियो 2:1। 2:1। इज इट क्लियर? सो पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, करंट रेशियो आइडियल क्या है? 2:1। बट ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा हर क्वेश्चन में आंसर 2:1 ही आएगा। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर कंपनी की रेशियो 2:1 नहीं हो सकती, पर हर कंपनी चाहती है कि वो काफी क्लोज रखे इससे, अपनी करंट रेशियो को काफी क्लोज रखे 2:1 से। बात समझ में आई?
Yes, ओके, ma'am. अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, करिए स्टार्ट, क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 1, आपको निकालना है करंट रेशो। मुझे पहले जल्दी से बताओ करंट रेशो के लिए मुझे क्या चाहिए? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स चाहिए और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। अब मुझे आप लोगों को ना एक लिस्ट दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से आपको करंट एसेट्स निकालने हैं और करंट लाइबिलिटीज निकालनी है और फिर उनको सम कर देना है। पर एक बात अपने दिमाग में याद रखना कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट्स आती है, इन्वेंट्रीज आती है, ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं और अदर करंट एसेट्स आते हैं। और करंट लाइबिलिटीज में चार चीजें, बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटी एंड आपके ट्रेड पेबल्स, ये सब चीजें आती है। ठीक है, ये सब मैंने अपने पास लिख लिया। अब मुझे इस लिस्ट में से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से मेरे करंट एसेट्स हैं और कौन कौन सी मेरी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, अब मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? करंट एसेट है या नहीं है? करंट एसेट। एसेट्स। मैं लिख रही हूँ उस पे करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है या नहीं है? एसेट्स। एसेट्स है, यहाँ आता है ना अदर करंट एसेट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अदर करंट एसेट्स है या नहीं है? सॉरी, करंट एसेट्स है या नहीं है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है या नहीं है? है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट्स है या नहीं है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट्स है या नहीं है? है। है। लैंड एंड बिल्डिंग है क्या करंट एसेट्स? यस मैम। नो। मैम वो सॉरी नॉन करंट है। तो इसको मैंने काट दिया कि ये है ही नहीं करंट एसेट, तो इसको लिख के क्या फायदा? ठीक है क्या ना? मैम ऐसे भी आता है, अलग भी आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो आएगा, सिंपल थोड़ी ना तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट अवे सारी चीजें लिख कर दे देंगे। दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल कम, राइट? चलिए, करंट लायबिलिटी है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है लेकिन करंट लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी है? नो मैम। नो। क्या इन्वेंट्रीज कुछ है करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में से? मैम करंट करंट एसेट। एसेट। करंट एसेट्स है। क्या एक्सपेंसेस पेबल का मतलब समझते हो? बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेबल मतलब जो खर्चे तुम्हें पे करने हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं। तो ये तुम्हारे कुछ करंट है लायबिलिटी। करंट करंट लायबिलिटी। लाइबिलिटी। तो मतलब हमने जो चीज करंट नहीं थी उसको काट दिया है, उसके अलावा हमने जो जो करंट था वो सब लिख दिया है। अब क्या हम लोग करंट एसेट्स कंप्यूट कर ले कि कितने हैं टोटल? क्या कहते हो? यस मैम। पर मैम इसको अच्छे से प्रेजेंट कैसे करें, आप मुझे ये बताओ। तो अब हम आपको ये बताते हैं। हम सबसे पहले ना यहाँ पर जिंदगी में एक रूल बना लो अपना रेशोज में। जब भी क्वेश्चन आए, चाहे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आए, बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत इजी हो, जैसा भी हो, हमें सबसे पहले जो रेशियो निकालने के लिए बोली जाएगी ना, हम सबसे पहले उसको ये लिखेंगे कि हमें उस रेशियो के लिए चीजें क्या चाहिए। तो मैंने बोला करंट रेशियो चाहिए, तो करंट रेशियो के लिए आई नीड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो पहले ऐसे आप लिख लो। उसके बाद अब आप कंप्यूट करो आपके करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या क्या चीजों को कंबाइन करके आ रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और इन्वेंट्रीज, है ना, 5 चीजों को। ठीक है, तो उनको हम ऐसे लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस इन्वेंट्रीज। तो आपको सबके नाम लिखने हैं। उसके बाद उसके नीचे आप लोग लिखेंगे इनके अमाउंट्स, 180, 40, 50, 50 एंड 80। 180, 40,000, 50,000, 50,000 और 80,000। ठीक है, जब आपने ये सब लिख दिया तो अब आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। इज इट क्लियर? टोटल अमाउंट Yes. कितनी आ रही है? टोटल अमाउंट एक बार मुझे बताइएगा निकाल के।
1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 4 1 लाख। लाख। अब ऐसे ही करंट लाइबिलिटी निकालिए। तो आपका हमेशा जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे ही होना चाहिए, आगे जितनी भी रेशियोज पढ़ेंगे। अब लाइबिलिटीज में क्या है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो तीनों को लिख दीजिए कि मैं करंट लाइबिलिटीज में बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ले रही हूँ। और अब अमाउंट लिख लीजिए, 20,000 है, 1 लाख है और आपका 80,000 है। तो ये कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख। अब आपने करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज निकाल लिया। अब ऊपर जो आपने करंट रेशियो लिखा था, अब वहां लिख दीजिए कि मेरे करंट एसेट्स कितने हैं, 4 लाख के हैं, और मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 2 लाख की है। इसका मतलब मेरी रेशियो कितनी हो गई, 2:1। आइडियल है। 2:1। इज इट क्लियर एवरीबडी इन द क्लास? हमें इसमें हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि आइडियल है, मतलब नहीं आ नहीं, सकता है नहीं नहीं, 75 लिखने का। की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस आपको एक बार याद कराने के लिए बोल दिया। जब पूछेगा तो लिख देना, नहीं पूछ रहा तो अपने तरफ से मत लिखो, ओके मैम। ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैम आप क्वेश्चन एक बार व्हाट्सएप कर दोगे? मैं ये क्वेश्चंस आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ये आपके वैसे बुक के क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं अभी, पर मैं आपको ये ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना। और मैं आपको एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगी, पर वो असाइनमेंट के आप अभी कुछ क्वेश्चंस ही कर पाएंगे क्योंकि अभी आपने पहली रेशो ही पढ़ी है। मैम आपने पिछला वाली चेक कर लिया असाइनमेंट? पिछली वाली असाइनमेंट, हाँ बच्चे मैं देख लेती हूँ, तभी तो डाउट क्लासेस लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन ना अलग बात कहेगा, थोड़ा अलग होगा। कैसे, जरा यहाँ देखिए। यहाँ पर भी तुम्हें क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। अब करंट रेशियो के लिए तुम्हें क्या चाहिए, करंट एसेट्स और करंट करंट लायबिलिटीज। लाइबिलिटी। अब तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जरा देखिए। टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज गिवन है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें तो चाहिए तुम्हारे करंट एसेट्स और तुम्हारी करंट लाइबिलिटीज। उनमें से तो कुछ भी नहीं गिवन तुम लोगों को। अब तुम क्या करोगे, व्हाट यू विल डू नाउ, जो दिया है उसी से ही कुछ करेंगे। तुम्हें क्या क्या दिया है एक बार देखो। तुम्हें दिए हैं तुम्हारे टोटल एसेट्स, तुम्हें दिए हैं तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स, तुम्हें दिया है शेयर होल्डर फंड्स, तुम्हें दिया है नॉन करेंट लाइबिलिटी, और तुम्हें दिया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन में तुम्हें प्रोवाइडेड है इन्फॉर्मेशन। कितनी कितनी, 5 लाख, 2.5 लाख, 3,20,000। तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है या नहीं है, बस इतना बता दो। है मैम। ठीक है। अब तुम्हें निकालना क्या है, अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट योर करंट एसेट्स एंड योर करंट लायबिलिटीज। अब एक काम करते हैं यार, एक बार ना इसको बैलेंस शीट, ये ना बैलेंस शीट के मेन कंपोनेंट्स हैं, तो एक काम करते हैं, इनको ना एक प्रॉपर टर्म्स में लिखते हैं। प्रॉपर टर्म्स में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ये तो मान लो तुम्हारी बैलेंस शीट है, आप मान लीजिए ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपकी आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। उसके अंदर आप लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटी। ये मेनली 3 चीजें आती है। चौथी जो होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो वैसे आपके इवैल्यूएशन से बाहर है रेशियोज के, तो उसको मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे इसीलिए। और आपके जो एसेट्स है उसमें आपकी 2 हेडिंग्स आती हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ऐसी होती है बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन के अंदर तुमको तुम्हारे नॉन करेंट एसेट्स लिए कैसे दिए, ये रे फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएंगे, नॉन करेंट एसेट्स, है ना। तो 2.5 लाख और रिपीट करना, नॉन करेंट एसेट्स तुम्हें दिए। नॉन करेंट एसेट्स इसमें इंफॉर्मेशन में कहाँ है, तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। यस मैम। तो ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। और क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है आपका शेयर होल्डर्स फंड 3,20,000 का, आपको गिवन है आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज 1,30,000 की, है ना। और आपको गिवन है आपके टोटल एसेट्स 5 लाख के ऐसे।
क्या आपको ये सारी बात समझ में आई? जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, शेयर होल्डर्स फंड 320, नॉन करेंट लाइबिलिटीज 130, करेंट लाइबिलिटीज नहीं पता, नॉन करेंट एसेट्स 4 लाख, करेंट एसेट्स नहीं पता. इज इट क्लियर? एवरीबडी इन द क्लास इज क्लियर और नॉट? मैम इसका मतलब यूज कैसे करना है? अब इसका यूज कैसे करना भी बताते हैं. अब तुम्हें चाहिए क्या, मुझे ये बताओ. क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए थी, पर ये सारे मतलब कुछ था कुछ ही भी, नहीं उसमें. हाँ उसमें से तो कुछ रिलेटेड है ही नहीं. तो जब Yes, ना वो चीज सुनिए, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. तो अब यहाँ पे उंगली टेढ़ी करेंगे. कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनो. आप एक बात बताइए, अगर आपके टोटल एसेट्स 5 लाख के हैं और टोटल एसेट्स कैसे आते हैं? इन दोनों को सम करके. अगर तुम्हारे टोटल एसेट्स 5 लाख के हैं और तुम्हारे नॉन करेंट एसेट्स 4 लाख के हैं, तो करेंट एसेट्स कितने के होंगे? इन दोनों को सम करके 5 लाख के एसेट्स हैं, जिसमें से नॉन करेंट 4 लाख का है. 1 लाख. तो करेंट कितने का हो गया? 1 लाख. ये बात सबको समझ में आई? यस मैम. तुषार समझ में आई, वंशिका समझ में आई, तिशा समझ में आई, गिरिशा, केशव, अरमान, मनन, वैश्वी, सबको समझ में आई ये बात? यस मैम. Yes, ma'am. अब एक बात सुनो, करेंट एसेट्स तो मैम 1 लाख आपने बड़े प्यार से निकाल लिए, बट व्हाट अबाउट करेंट लायबिलिटीज? वहां कैसे निकालोगे? वहां तो आपको टोटल भी नहीं पता. लेकिन एक बात बताओ, जिंदगी में हमेशा से एक बात पढ़ी है, क्लास 11 के पहले चैप्टर से एक बात पढ़ी है कि बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा लायबिलिटीज के बराबर होते हैं. इक्वल होते हैं. जितने, यार तुमने क्लास 11 में बैलेंस शीट पढ़ी तो उसमें भी तुम खुद ही परेशान होते थे, मैम बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही. मैच हो क्यों नहीं अच्छा हाँ, रही? याद आ गया. याद आया मैम, जब एसेट्स लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं. मैम हमेशा एसेट्स लायबिलिटी बराबर होती है बैलेंस शीट की, तभी तो हमारी मैच नहीं होती थी, तभी तो हमारे मार्क्स कटते थे. अगर ये इक्वल ना होती तो मैच मार्क्स क्यों कटते? पर एनी हाउ बैलेंस शीट हमेशा हमारी इक्वल होती है, एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज के बराबर होते हैं. अब अगर एसेट्स 5 लाख के, इसका मतलब लायबिलिटीज का टोटल भी कितना होगा? 5 लाख. मैंने कोई गलती तो नहीं करी? देखो एक नो बार. मैम. अब तुम्हारी लायबिलिटीज, अब तुम्हारी 50,000. लायबिलिटीज कितनी होंगी? लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी निकाल लोगे? लायबिलिटी 50,000 आई है. तीनों का सम होता है. अब शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी गिवन है, करेंट निकाल लो. प्रथम कह रहा है 50,000 होगी. बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो. बहुत सिंपली मैंने Yes, तुम्हें ma'am. समझाया है. मैंने तुम्हें ये ग्राफिकली क्यों समझाया इस तरीके से? क्योंकि अगर मैं इसको लिखकर समझाती तो तुम्हें इतने अच्छे समझ नहीं आता. हमारे पास टोटल एसेट्स थे, हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स थे. हमने क्या किया, हमें पता है कि टोटल एसेट्स कैसे आते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स को कंबाइन कर आते हैं, तो हमने उसकी मदद से करेंट एसेट्स निकाल लिए. सिंपल. अब हमारे पास करेंट एसेट्स 1 लाख के आ गए. वंडरफुल. अब हमें ये पता है कि हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होते हैं. जितने हमारे टोटल एसेट्स होंगे उतनी हमारी टोटल लायबिलिटीज होगी. तो इससे हमने टोटल लायबिलिटीज निकाल ली. टोटल लायबिलिटीज हमें पता है, 3 कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट्स हमें पता है, तो सिंगल कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं. क्या बात समझ में आ गई सबको? यस मैम. अब सुनिए, अब इसको हम ऑब्वियसली पेपर में हम ऑब्वियसली इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे जरा देखिए. आप लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. फिर आप ऐसे नीचे लिखेंगे सॉल्व करते हुए, दैट टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. टोटल एसेट्स इज रुपीज 5 लाख, नॉन करेंट एसेट वाज रुपीज 4 लाख. तो आप इस तरीके से करंट एसेट निकाल के दिखाएंगे कि 1 लाख आया. और इस क्वेश्चन में आपने नॉन करेंट एसेट भी खुद ही कैलकुलेट किए थे, डायरेक्टली नहीं गिवन थे, तो वो भी बता दीजिए आपने कैसे निकाले. आपने दो चीजों को कंबाइन किया, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को, 2.5 लाख और 1.5 लाख, तो जाके आपके पास 4 लाख के नॉन करेंट एसेट्स आए थे, जिसका इस्तेमाल आपने करेंट एसेट्स को निकालने के लिए किया. अब मुझे क्या निकालना था? करंट लायबिलिटी. अब इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं सिंस टोटल एसेट्स, आप ऐसे लिखेंगे सिंस जितने भी टोटल एसेट्स होते हैं वो टोटल लायबिलिटी के इक्वल होते हैं. आप ऐसे लिखेंगे, बकायदा बताएंगे. देयरफॉर टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख. तो आपकी टोटल लायबिलिटीज 5 लाख कैसे आई आपको बताना पड़ेगा. उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी. ये हमें 5 लाख है.
शेयर होल्डर्स फंड हमें 3,20,000 है, ये हमें 1,30,000 की गिवन है, और करंट हमें नहीं पता, तो क्या अब हम निकालेंगे करंट? मैम इसमें हम वैसे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्यों नहीं लेते? क्योंकि मैंने ना जब उसको पढ़ाया भी था ना प्रथम, तो मैंने एक बात बताई थी कि आगे जाकर जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसको इवैल्यूएशन से बाहर रखा गया, यानी हम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कभी तुम्हें क्वेश्चन में आएगा भी नहीं। क्यों? मैम जैसे फिर बाकी भी हैं, ट्रेड पेबल, डेफर्ड टैक्स वो सब लायबिलिटी, ये आता भी है, वो सारे सब बाहर हैं। देखो कुछ चीजें हैं चाहते हैं जैसे डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं आएगा, जिनको जिनको हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी ना फर्स्ट चैप्टर में, उनकी एनालिसिस में भी कोई यूज नहीं होगा, ठीक है? ओके मैम। और सिंपल सी बात है, वो तुम्हें कभी क्वेश्चन में भी नहीं देंगे, तो जो चीज तुम्हें क्वेश्चन में नहीं देंगे तुम इतनी टेंशन भी नहीं लोगे उसके लिए। तो खैर करंट एसेट्स हमारे 1,00,000 रुपए के हैं और करंट लाइबिलिटीज मेरी 50,000 रुपए की है, सो माय रेशियो कम्स टू बी 2:1। 2:1 पर आइडियल। आपको आइडियल रेशियो, यस, पर ये आपको सारी वर्किंग दिखानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपने टोटल लाइबिलिटीज 5 लाख कैसे ले ली जब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं थी, तो आप बताएंगे कि सिंस टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी के बराबर होते हैं इसलिए टोटल लाइबिलिटीज 5 लाख की हो गई, और इसकी मदद से हमने करंट लाइबिलिटीज इस तरीके से निकाल दी। ये वर्किंग तो आपको प्रॉपर करके दिखानी ही पड़ेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये सीए नॉन सीए लिख रहे हैं, बट व्हेन इन योर एग्जाम यू विल डू दीज क्वेश्चंस, तो आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर? वहां शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगी। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द बुक, क्वेश्चन नंबर 2, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यस मैम। आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस है इस रेशियो में, तो हम ऐसे ही करेंगे, हम हर रेशियो को पढ़ेंगे, फिर उसके बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट रेशियो पे जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सारी रेशियोज इकट्ठी पढ़ाऊंगी और फिर हम उसके क्वेश्चंस इकट्ठे करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक एक रेशियो पे वर्क करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स डू सम गुड क्वेश्चन, सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। करंट लाइबिलिटीज एक कंपनी की 1,75,000 है और उसकी करंट रेशियो 2:1 है, ठीक है? एक कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है? 1,75,000 रुपीज की है और उसकी रेशियो कितनी है? 2:1 है। उसने 30,000 रुपए की क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, तो अब आपको बतानी है कि करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट कितना है। समझिए, उन्होंने बोला कि आपके पास आपकी लाइबिलिटीज 1,75,000 की है और आपकी करंट रेशियो इज 2:1, लेकिन इसके बाद आपने करी है पेमेंट अपने क्रेडिटर को, कितने की? 30,000 की। तो पेमेंट करने के बाद आपकी करंट रेशियो क्या होगी? बात समझ में आई? मैम मैं समझ गया मैम, इसमें करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है ना 30,000, नहीं नहीं तो नहीं फिर नहीं डिवाइड कर देंगे आज। नहीं 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 30,000 करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी नहीं दे रखी है। आप क्वेश्चन दोबारा सुने, कैसे सॉल्व करना है अभी उस पर ध्यान मत दीजिए, पहले समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे कंपनी में लाइबिलिटीज इतनी है और रेशियो इतनी है, लेकिन हमने क्या किया है, अब हमने पेमेंट कर दी है 30,000 की अपने क्रेडिटर्स को, तो अब बताइए पेमेंट करने के बाद आपकी करंट रेशियो कितनी होगी? अब एक बात सुनिएगा, सिंपली मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो आपको 2/1 गिवन है ना, 2:1 यानी 2/1। करंट एसेट्स आपको नहीं पता, लेकिन आपको क्या आपकी लाइबिलिटीज पता है 1,75,000 की, क्वेश्चन में लिखिए। यस तो क्या अब इससे आपके करंट एसेट्स निकल जाएंगे? बताइए। 3,50,000। 3,50,000 के आपके करंट एसेट्स आ गए, तो आपके पास आपके करंट एसेट्स भी हैं, आपके पास आपकी करंट लाइबिलिटीज भी हैं, और उस समय रेशियो कितनी है? 2:1, ऐसा क्वेश्चन में 11 है।
अब वो कह रहा है कि आप अपनी 30,000 की लाइबिलिटी पे कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्लास 11th के अंदर ना हमने ना बड़ी सिंपली ये बातें पढ़ी थी कि अगर जब हम एक लाइबिलिटी पे करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट, दो इफेक्ट्स क्या आते हैं। जब मैंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी तो इससे कौन से दो इफेक्ट्स आए, एक तो तुम्हारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और दूसरा तुम्हारे पास तुम्हारा कैश कम हो जाएगा। मैम आपने Yes, अपने ma'am. क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, इस ट्रांजैक्शन से दो इफेक्ट क्या हुए, एक तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए और दूसरा आपके पास जो पैसा था वो कम हो गया। अब क्रेडिटर्स इज योर करंट लायबिलिटी एंड कैश इज योर करंट एसेट्स। तो अगर इफ द पेमेंट ऑफ ₹30,000 is made to creditors, then your current assets will be ₹3,50,000 minus 30,000, or your current liabilities will be 1,75,000 minus 30,000। ये बात समझ में आई? अगर मैं 30,000 की क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रही हूँ तो मेरे एसेट्स भी 30,000 से कम हो जाएंगे क्योंकि उतना पैसा चला गया, पैसा मतलब करंट एसेट्स, और मेरे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स मतलब करंट लायबिलिटी। तो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई सारे बच्चों को? हाँ जी मैम। तो इसका मतलब अब तुम्हारी पेमेंट के बाद तुम्हारे करंट एसेट्स 3,20,000 के हैं और लाइबिलिटीज जो है वो पेमेंट के बाद तुम्हारी 1,45,000 की है। तो करंट रेशियो पेमेंट के बाद कितनी होगी? 3,20,000 अपॉन 1,45,000। क्या समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया मैम। वेरी गुड, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज 2 पॉइंट्स में आ रहा है। तो जब भी आपका आंसर कभी भी पॉइंट्स में आएगा तो यू ऑलवेज हैव टू सी वन थिंग कि पॉइंट के 2 डिजिट्स तक आप निकालेंगे। जैसे अगर मेरा आंसर 1.678 आ रहा है तो आपको 3 नहीं लिखने की जरूरत है बट 2 लिखने की जरूरत है। आप सिर्फ 1.6:1 नहीं लिख सकते। बात समझ में आई? ये गलत है, आपको डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक लिखना पड़ेगा अपने आंसर में। सो दिस अगर 2.20 आ रहा है तो आप 20 लिख दीजिए, ठीक है? ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो हमने यहाँ लिख दिया है 2.21:1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, थोड़ा सा अलग अगेन। तो अभी हम बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। Everybody has noted? Everybody have noted or not? सबने नोट करा या नहीं किया बच्चों? नो मैम। कर लो करो। अच्छा, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। सोल्यूशन ये लिया नीचे का।
कर लिया बच्चों नोट? यस मैम। एक और नई टर्म समझाते हैं तुम्हें आज। कभी भी अपनी लाइफ में तुमने ये टर्म सुनी है, वर्किंग कैपिटल? Have you ever heard of this term working capital or not? Yes ma'am. वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो तुम्हें अपने बिजनेस की, देखो वी हैव टू काइंड्स ऑफ कैपिटल, ये हमने ना थोड़ा अपने सोशल में पढ़ा है और इकोनॉमिक्स पॉइंट से पढ़ा है कि हम, हाँ, कि हमें दो कैपिटल होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक वर्किंग होता है। फिक्स्ड वो होता है जो हमारा परमानेंट होता है, जो हम एक बार लगाते हैं और उसको हमेशा बिजनेस में रखते हैं, जो एक बार लगा दिया और वो परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्टेड रहता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हमें रेगुलरली डे टू डे नीड्स के लिए पैसा चाहिए होता है और हम थोड़ा थोड़ा पैसा हर रोज अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए लगाते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर? ये होता है बेसिक मतलब वर्किंग कैपिटल का। तो यहाँ पर भी वर्किंग कैपिटल का वही मतलब है, लेकिन हम ना अकाउंट्स में ना मतलब तो वही रखते हैं, लेकिन तरीका बताने का अलग रखते हैं। जैसे आपके पास बच्चों, आपके करंट एसेट्स 2.5 लाख के और आपकी करंट लाइबिलिटीज 1 लाख की है, तो हम अकाउंट्स में ये कहते हैं कि अगर एक कंपनी के पास उसकी करंट एसेट्स 2.5 लाख के हैं, तो उस 2.5 लाख में से 1 लाख तो वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए इस्तेमाल करता होगा। गॉट इट? 2.5 लाख के करंट एसेट्स हैं, 1 लाख की लाइबिलिटीज हैं, तो 2.5 लाख के एसेट्स में से 1 लाख तो वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए उसने रखे हुए, राइट? तो बाकी 1.5 लाख का वो क्या करता है? बाकी 1.5 लाख वो अपने डे टू डे बिजनेस के यूज के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो बचा हुआ 1.5 लाख है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। ये बात समझ में आई आप लोगों के? हाँ जी मैम। तो यानी वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तुम्हें किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया अभी, पर क्वेश्चन करते समय जब तुम्हारे सामने वर्किंग कैपिटल आएगा, 1,50,000 थी ना वर्किंग कैपिटल। यस 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 यस। तो वर्किंग कैपिटल मतलब व्हाट? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इनका डिफरेंस इज वर्किंग